हिंद साथियों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं पंकज शर्मा आप सभी का फिर से इस YouTube प्लेटफॉर्म क्लासरूम पर हार्दिक स्वागत करता हूं बच्चों। वेलकम टू क्लासरूम। आज फिर से एक और क्लास लेके आए हैं बच्चों, और अब तक हमारी 15 क्लासेस ऑलरेडी हमारी हो चुकी हैं। नाउ दिस इज द 16th क्लास ऑफ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। और अभी तक बच्चों बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको अभी पढ़ाए हैं, और मैं ये नहीं चाहता कि मैं कोई भी टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊं तो मैं वो अधूरा पढ़ाऊं। मैं आपको कंप्लीट टॉपिक पढ़ाना चाहता हूं, शुरू से लेकर बिल्कुल बिगिनिंग से लेकर जीरो से लेकर हाई लेवल तक। तो अभी और भी क्लासेस आने वाली हैं, ठीक है। आपको हो सकता है ऐसा लगे कि सर अभी बहुत सारी क्लासेस आ चुकी हैं, 15 क्लासेस आ गई हैं, अब और कितना पढ़ाओगे। तो बच्चों मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं आपको इस चैप्टर को अधूरा नहीं पढ़ाना चाहता। मैं चाहता हूं कि चैप्टर क्या हो, कंप्लीट हो, पूरा हो। और जब ये चैप्टर पूरा होगा ना, तो इस चैप्टर में से कुछ भी ऐसा नहीं छूटेगा जो आपको नहीं आता होगा। कंप्लीट पढ़ाऊंगा ये चैप्टर आपको, ठीक है। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक और कॉन्सेप्ट लेके आए हैं बच्चों। देखिए उस कॉन्सेप्ट को शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट है मेरे पास फ्यू और लिटिल का कॉन्सेप्ट। आज मैं आपको फ्यू और लिटिल सब्जेक्ट में पढ़ाऊंगा कि अगर ये सब्जेक्ट में आते हैं तो इनके साथ हम वर्ब कैसे लगाते हैं, इनके साथ हम नाउन कैसे लगाते हैं, और इनका यूज फ्यू का और लिटिल का सेंटेंस में यूज क्या किया जाता है। मैं आज आपको 4 और 5 टाइप्स की एरर सिखाऊंगा। इसी के अंदर कितने टाइप्स की, 4 और 5 टाइप्स का एरर सिखाऊंगा इसी एक कॉन्सेप्ट के अंदर। फ्यू, लिटिल, इनका यूज, इनके बाद नाउन, इनमें से कौन सा आएगा, इनके साथ वर्ब कौन सी आएगी, ये सब आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले फ्यू को डिस्कस करेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे हम क्या, लिटिल। चलिए शुरू करते हैं फ्यू। यहां पे मैंने लिखा है कि फ्यू और लिटिल ये दोनों के दोनों क्या होते हैं बच्चों, डिटरमिनर्स। आप समझ रहे हैं कि डिटरमिनर्स का मतलब क्या है। डिटरमिनर का मतलब ये है बच्चों यहां पर कि मैं फ्यू को और लिटिल को मैं किसी नाउन से पहले यूज कर सकता हूं। आपको सबको पता है कि नाउन से पहले डिटरमिन आता है, और फ्यू और लिटिल ये दोनों डिटरमिनर होते हैं, तो मैं इनको दोनों को ही नाउन के पहले लगा सकता हूं। अब मैं आपको सबसे पहले फ्यू का यूज बताऊंगा कि फ्यू को यूज कैसे करते हैं। देखिए फ्यू को हम कई प्रकार से लिख सकते हैं। मैं फ्यू को लिख सकता हूं फ्यू, या फिर ए फ्यू, या फिर द फ्यू, या फिर वेरी फ्यू। 4 टाइप से मैं फ्यू को लिख सकता हूं, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू और वेरी फ्यू। और इसके बाद में नाउन कैसी होगी बच्चों, ध्यान रखना ये सब डिटरमिनर होते हैं, तो इनके बाद जो नाउन आएगी वो कैसी होगी, वो होगी प्लूरल नाउन। और अगर इनका प्रयोग सब्जेक्ट में हुआ, कहां पर हुआ, सब्जेक्ट में, तो इनके साथ फिर वर्ब कैसी होगी, वर्ब होगी प्लूरल। रीजन फ्यू का मतलब होता है कि कुछ, और इसका यूज हमेशा प्लूरल नाउन के लिए करते हैं, तो इसके साथ जो भी वर्ब आएगी वो हमेशा कैसे लगाएंगे, हम हमेशा प्लूरल वर्ब लगाएंगे। क्लियर आप सभी को, राइट नाउ। अब देखिए सबसे पहले ये समझ लो कि फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू और वेरी फ्यू में डिफरेंस क्या होता है, इनका मीनिंग का डिफरेंस क्या है। ये जो ए फ्यू है ना, ए फ्यू, इसका मतलब होता है नहीं, अर्थात नो। ये नेगेटिव मीनिंग देता है। क्या मीनिंग देता है, नेगेटिव। और ये जो ए फ्यू होता है ये इसका अर्थ होता है कुछ, और ये पॉजिटिव मीनिंग देता है। कैसा मीनिंग देता है ये देता है पॉजिटिव मीनिंग। ध्यान रखिएगा इसका कि फ्यू देता है नेगेटिव मीनिंग और ए फ्यू देता है पॉजिटिव मीनिंग। अब आते हैं द फ्यू पर। द फ्यू को हम कब लगाते हैं, जब इसका मीनिंग होता है कि जो कुछ थोड़ा बहुत वो सब। क्या होता है, जो कुछ थोड़ा बहुत वो सब, तो हम लगाते हैं द फ्यू। वेरी फ्यू का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है बहुत ही कम संख्या में। जब संख्या बहुत ही कम हो तब हम वेरी फ्यू का यूज करते हैं। अच्छा, इनके बाद नाउन प्लूरल और वर्ब प्लूरल। ये द फ्यू की एक ट्रिक भी मैं आपको समझाऊंगा अभी थोड़ी देर में, ध्यान रखिएगा। हम एक बार सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। मैं आपको एक और चीज बता दूं कि यहां पर हम ये पढ़ेंगे कि वर्ब कैसी आती है, नाउन कैसी आती है, और फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू में से वहां पे सेंटेंस में कौन सा लिखा जाएगा। कहने का मतलब यह है कि फ्यू से पहले आर्टिकल का प्रयोग भी हम सीखेंगे। यहां पे देखिए फ्यू से पहले कोई आर्टिकल नहीं है,
यहां ए है और यहां पर क्या है, दा है। तो कौन सा आर्टिकल आएगा, या आर्टिकल आएगा ही नहीं। चलिए शुरू करते हैं। अब पहला सेंटेंस देखिए क्या है। पहला सेंटेंस लिखा है प्लीज गिव मी फ्यू एप्पल्स। इसका मतलब समझो, कृपया मुझे कुछ एप्पल्स दो। अब आप किसी से प्लीज कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, प्लीज गिव मी फ्यू एप्पल्स। अब यहां पे फ्यू का मतलब क्या हुआ, फ्यू का अर्थ होता है नहीं। इसका मतलब आप क्या कह रहे हैं, गिव मी, मुझे दो, फ्यू 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 का मतलब क्या होता है, नहीं, एप्पल्स, कृपया मुझे एप्पल मत दो। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि ये जो प्लीज होता है, इस प्लीज के साथ आप कुछ मांगते हो, मना नहीं करते। ध्यान रखिएगा इस चीज का कि जब आप प्लीज कह के किसी से कुछ बात करते हो ना, तो आपको वो चीज चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं चाहिए। बात समझ में आ गई आपको। तो यहां पर हम गिव मी फ्यू एप्पल्स मतलब वो एप्पल मांगेगा कि मुझे कुछ एप्पल दो, मुझे कुछ एप्पल दो, ना कि मुझे एप्पल मत दो। तो यहां पर फ्यू नहीं होना चाहिए, यहां पर क्या होगा, यहां होगा ए फ्यू। बात समझ में आ गई आपको। मैं फिर से समझाता हूं कि प्लीज कहने से आप सेंटेंस के अंदर पॉजिटिव सेंस देते हो, ना कि नेगेटिव सेंस। बात समझ में आ गई। अगर आपको ये चेक करना है कि ये सही है या गलत है, तो आप ऐसा करो कि इस फ्यू की जगह पे लिख दो नो, क्योंकि फ्यू का मतलब नो होता है। गिव मी नो एप्पल्स, प्लीज गिव मी नो एप्पल्स, कृपया मुझे एप्पल्स मत दो। ऐसा नहीं बोल, आप बोलोगे कृपया मुझे एप्पल दो। इसलिए मैं यहां पर फ्यू नहीं लिखकर क्या लगाऊंगा, यहां पर ए फ्यू लिखूंगा। क्या लिखूंगा, ए फ्यू। अब एक और सेंटेंस पढ़ लेते हैं। आई वॉन्ट टू बाई फ्यू क्लोथ्स फॉर माई वेडिंग। मैं अपनी शादी के लिए न कपड़े नहीं खरीदना चाहता। कौन बोलता है ऐसा भाई, ऐसा कौन बोलता है कि मैं अपनी शादी के लिए कपड़े नहीं खरीदना चाहता। चाहेगा ना, चाहे वो कम खरीदे, लेकिन कपड़े तो वो अपनी वेडिंग के लिए खरीदेगा ही। तो यहां पर आई वॉन्ट टू बाई फ्यू नहीं, क्या होगा, यहां पर होगा ए फ्यू। आई वॉन्ट टू बाई ए फ्यू क्लोथ्स फॉर माई वेडिंग। मैं अपनी शादी के लिए कुछ कपड़े खरीदना चाहता हूं। तो नेगेटिव सेंस नहीं होना चाहिए, यहां पे होगा पॉजिटिव मीनिंग। तो जब नेगेटिव मीनिंग आता है ना, तब लगाते हैं हम फ्यू, और जब पॉजिटिव मीनिंग आता है तब लगाते हैं हम ए फ्यू। अब जैसे मैं आपको एक और सेंटेंस में आपको यहां पर समझाता हूं। मैंने लिखा आई हैव फ्यू फ्रेंड्स। इसका मतलब यह हुआ कि मेरे ना के बराबर दोस्त हैं, यानी मेरे बहुत ना के बराबर। मतलब आप ये कह सकते हो कि मेरा एक ही दोस्त है, लेकिन वो भी किसी काम का नहीं है। तो ना के बराबर हो गया, मतलब मेरी कोई मदद नहीं करता। आई हैव फ्यू, अगर मैंने यहां पे लगा दिया ए, तो इसका मीनिंग हो जाएगा आई हैव ए फ्यू फ्रेंड्स। मेरे कुछ दोस्त हैं, ज्यादा नहीं है, कुछ ही दोस्त हैं बस। तो फ्यू और ए फ्यू नेगेटिव और पॉजिटिव वाला डिफरेंस होता है। आपके एग्जाम में, एग्जामिनेशंस में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी बेस पर आते हैं, फ्यू आएगा या फिर ए फ्यू आएगा। तो आप इस बात का ध्यान रखना कि वहां पर नेगेटिव मीनिंग होगा या फिर वहां पर होगा पॉजिटिव मीनिंग। चलिए अगले सेंटेंस को पढ़ते हैं। ए फ्यू वुमेन कैन कीप सीक्रेट्स। इसका मतलब है कि कुछ महिलाएं सीक्रेट्स को रख सकती हैं। अब ये कौन सी महिलाएं होती हैं जो सीक्रेट्स को रख सकती हैं? अगर हम करें कि भाई कुछ महिलाएं सीक्रेट्स को रख सकती हैं, तो बताओ भाई कौन सी महिलाएं हैं जो सीक्रेट को रख सकती हैं? जो बाहर बैठी हैं वो, या वो बाजार में जो घूम रही हैं वो, या फिर वो जो ऑफिस में काम कर रही हैं वो? ऐसे कंफ्यूजन हो जाएगा कि हम किन महिलाओं की बात कर रहे हैं। ये बच्चों एक कहावत है, एक प्रोवर्ब है। इसका अर्थ होता है कि ना के बराबर महिलाएं, मतलब बहुत ही ना के बराबर, यानी महिलाएं कोई ऐसी है ही नहीं जो सीक्रेट्स को रख सके। तो यहां पर ए नहीं होना चाहिए, यहां होगा फ्यू वुमेन कैन कीप सीक्रेट्स, मतलब ना के बराबर महिलाएं सीक्रेट्स को रख सकती हैं। अब अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए फ्यू बॉय वर प्लेइंग इन द गार्डन। कुछ लड़के गार्डन में खेल रहे थे। यहां पर ए फ्यू का मतलब क्या हो गया? कुछ। और इसके बाद में नाउन कैसी आती है? प्लूरल। तो यहां पे बॉय नहीं, क्या होगा यहां पे बच्चों बताओ? यहां पे होगा बॉयज। बात समझ में आ गई?
और बच्चों जल्दी से इस क्लास का जो हमारा टारगेट है क्या है आपको मालूम है ना, इसके अंदर पढ़ने वाले सीरियस बच्चे कितने 100 स्टूडेंट्स करने हैं और मुझे आपसे पूरा उम्मीद है, आई बिलीव इन यू कि आप हमारी मेहनत को बेकार नहीं जाने दोगे। यस यू कैन डू इट। 100 स्टूडेंट्स, एक जो भी बच्चा इस समय क्लास को देख रहा है, जो भी इस वक्त लाइव क्लास ले रहा है, वो एक बच्चे को और जोड़ सकता है। इसलिए इससे हम अपने टारगेट के नजदीक पहुंच सकते हैं। बच्चों ये आपका चैनल है और आप ही इस चैनल को बढ़ाओगे। चैनल को जितना आप बढ़ाओगे उतना ही एनर्जी से हम लोग पढ़ाएंगे आपको, मैं और रत्नेश सर। चलिए अब अगला सेंटेंस को समझते हैं। ही हैज रेड द फ्यू बुक्स, उसने किताबें पढ़ ली। अब मैं आपको ये दा का कॉन्सेप्ट समझाता हूं बच्चों, समझना। अब दा की ट्रिक क्या है कि फ्यू से पहले दा कब आएगा और क्या ट्रिक है उसकी। आप ट्रिक को याद रखना। आप अगर ये मीनिंग ये वाला जो मीनिंग है, जो कुछ थोड़ा बहुत वो सब, अगर ये मीनिंग आप भूल भी जाओ तो आप ट्रिक को याद रखना, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी लाइफ में। हमेशा आपको पता रहेगा कि फ्यू से पहले दा कब लगाना है। तो यहां पे देखो ट्रिक क्या है। फ्यू से पहले दा कब आएगा, इसके बाद में प्लूरल नाउन देखना और उसके बाद में देखना आगे सब्जेक्ट और वर्ब। अगर आपको फ्यू के बाद में आगे जाकर कोई सब्जेक्ट या कोई वर्ब दिखाई दे, क्या दिखाई दे, सब्जेक्ट और वर्ब दिखाई दे, तो आप वहां पर फ्यू से पहले क्या लगा देना, दा लगा देना। जैसे देखो यहां He has read the few, यहां पे फ्यू से पहले क्या दिया हुआ है, यहां फ्यू से पहले दा दिया हुआ है और यहां पे आगे क्या आ गया, नाउन आ गया बुक्स, और आगे ये क्या है, आई, ये है सब्जेक्ट और ये है वर्ब। बच्चों आई गेव वर्ब की सेकंड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है ये, सेकंड फॉर्म। तो यहां पर ये आई सब्जेक्ट है और गेव यहां पर वर्ब है। तो ये जो ट्रिक है ये हमेशा काम आएगी, कभी गलत नहीं होगा ये वाले, नेवर, 100%। ये वाली ट्रिक 100% आपके एग्जाम में, कभी जिंदगी में आप इस ट्रिक को गलत नहीं कर सकते। क्या कि फ्यू से पहले द तभी आता है जब आगे सब्जेक्ट हो और उसके साथ में एक वर्ब हो। ध्यान रखिएगा। आपको मैं ये भी बता दूं कि वो वर्ब किस प्रकार की होगी, ये भी बता सकता हूं मैं आपको अभी बता दूंगा कि वो वर्ब कैसी होगी हमेशा। ध्यान रखिए, ये वाली जो वर्ब है ये या तो होगी वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और या होगी वहां पर क्या, सेकंड फॉर्म। हमेशा ध्यान रखना कि फ्यू से पहले द कब आएगा, जब आगे एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगी, और वो वर्ब या तो होगी फर्स्ट फॉर्म और या होगी वो सेकंड फॉर्म। तो आप क्या लगा देना, द। तो मैंने यहां पे फ्यू से पहले क्या लगाया हुआ है, द। इसका अर्थ है जो कुछ थोड़ा बहुत। देखिए ये अर्थ आएगा यहां पर, ये वाला मीनिंग इस सेंटेंस में आ रहा है। ही हैज रेड, उसने पढ़ ली हैं, द फ्यू बुक्स, जो कुछ थोड़ी बहुत किताबें मैंने उसे दी थी वो सब। जो कुछ थोड़ी बहुत किताबें मैंने उसे दी थी वो सारी किताबें उसने पढ़ ली हैं। ना बच्चों अब आते हैं 6th सेंटेंस के ऊपर। इसमें लिखा है ही हैज रेड द फ्यू बुक्स आई गेव हिम। सॉरी, मैं इसमें डिफरेंट सेंटेंस लिखता हूं, यहां पर सेंटेंस को चेंज करते हैं। he has eaten the apples he had। इसका मतलब यह है कि उसने खा लिए हैं वो few apples, the few apples, जो कुछ थोड़े बहुत एप्पल्स उसके पास थे वो सारे उसने खा लिए हैं। देखिए यहां पे फ्यू से पहले क्या है, द, और उसके बाद में प्लूरल नाउन है, ये क्या है, सब्जेक्ट है, और उसके बाद में ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, द की ये ट्रिक है, इसमें कभी कोई गलती नहीं होगी। फ्यू और ए फ्यू में कैसे डिफरेंस पता लगाओगे, नेगेटिव और पॉजिटिव मीनिंग का।
जैसे पॉजिटिव मीनिंग आ रहा तो ए फ्यू लगा दिया, यहां पे भी ए फ्यू लगा दिया, यहां से हमने ए हटा दिया, यहां पर ए बिल्कुल करेक्ट है, यहां पर एरर किस में थी, केवल बॉयज में थी, सिंगुलर नाउन थी। तो कितने टाइप की एरर आपके साथ आ सकती है, या तो आपसे पूछ सकता है वो आर्टिकल वाली एरर, या आपसे पूछ सकता है वो नाउन वाली एरर, या आपसे पूछ सकता है आर्टिकल में दा वाली एरर, या आपसे एक वर्ब वाली एरर भी पूछी जा सकती है। अब मैं आपको इसमें पढ़ाऊंगा लिटिल। फ्यू का मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि फ्यू को कैसे यूज करते हैं। अगर कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, आपके सारे डाउट्स का आंसर मैं दे दूंगा। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ये वाला, तो आप वाई और एन लिख के प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मैं आपको चेक कर सकूं किस किस को ये चीज समझ में आई है। और बच्चों जब भी आप इस क्लास में एंटर करो तो आप ये कह दे भाई मैं आ गया सर, ठीक है। और सबको मेरी तरफ से बच्चों गुड मॉर्निंग। नाउ अब मैं आपको लिटिल वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं, देखिए क्या है। अब हम पढ़ेंगे लिटिल का कॉन्सेप्ट, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल और वेरी लिटिल। देखो यहां पर जो लिटिल है ना, यहां पे ए लिटिल है, यहां पे द लिटिल है, वेरी लिटिल है। लिटिल एक डिटर्मिनर है और इसके बाद नाउन कैसी होगी, इसके बाद होगी नाउन अनकाउंटेबल नाउन। और वर्ब कैसी होगी बच्चों, प्लूरल वर्ब नहीं होगी। कैसी वर्ब आएगी यहां पर, यहां आएगी सिंगुलर वर्ब। ध्यान रखिएगा, अगर लिटिल का प्रयोग सब्जेक्ट में होना तो आप हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लगाना। अब एक बात और ध्यान रखना, जैसे मैंने आपको अभी फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू का जो डिफरेंस बताया, सेम वो डिफरेंस यहां भी है। फर्क बस फ्यू और लिटिल में इतना सा है कि लिटिल के बाद अनकाउंटेबल नाउन आती है और फ्यू के बाद प्लूरल नाउन आती है। और वर्ब का भी डिफरेंस है, यहां सिंगुलर वर्ब है और फ्यू के साथ प्लूरल वर्ब है, लेकिन कॉन्सेप्ट दोनों का सेम है। जैसे फ्यू नेगेटिव, ऐसे ही लिटिल भी नेगेटिव मीनिंग देता है। जैसे ए फ्यू पॉजिटिव, ऐसे ही ए लिटिल भी पॉजिटिव मीनिंग देता है। और जैसे मैंने द फ्यू का आपको ट्रिक सिखाया था, सेम वही ट्रिक द लिटिल की भी है। अगर द लिटिल के बाद में सब्जेक्ट वर्ब होगी ना लिटिल के बाद, तो हम लिटिल से पहले क्या लगाएंगे, पहले आएगा द। अब जरा सेंटेंस को समझो, यहां पे मैंने लिखा है लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। लिटिल के बाद अनकाउंटेबल नाउन लगा दिया हमने और लिटिल से पहले कोई आर्टिकल नहीं है। इट मींस ये हमको नेगेटिव मीनिंग इस समय दे रहा है। अब ये जो वर्ड है नेगेटिव मीनिंग, क्या यहां पे नेगेटिव मीनिंग आएगा या नहीं आएगा, आपको ये चेक करना है। सेंटेंस का मीनिंग क्या है, ना के बराबर ज्ञान इजमानी होता है खतरनाक चीज। मुझे बताओ, अगर ज्ञान होगा ही नहीं तो क्या आप किसी के लिए डेंजरस हो सकते हैं। मान लीजिए आपको इलाज करने का, किसी को ठीक करने का या ऑपरेशन करने का नॉलेज नहीं है, क्या किसी व्यक्ति के लिए आप डेंजर हो सकते हैं, खतरा बन सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। आप खतरा कब बनेंगे, जब आपको ज्ञान होगा, थोड़ा सा ज्ञान होगा और आप किसी से कहो कि मैं तुम्हारा ऑपरेशन कर देता हूं, तो आप उसमें डेंजरस हो जाओगे। तो यहां पे लिटिल नहीं होना चाहिए। यहां पे क्या डेंजरस कब बनेगा, जब ज्ञान थोड़ा होता है। किसी भी व्यक्ति के पास किसी चीज का जब ज्ञान थोड़ा होगा तो वो चीज बहुत खतरनाक हो जाएगी। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास पढ़ते हैं जिसके पास ज्ञान कम है, तो आपका जो लाइफ है वो बड़े रिस्क पे है, आप खतरे में है। तो यहां पर क्या होना चाहिए बच्चों, यहां पे लिटिल नहीं, क्या होगा, ए लिटिल का यूज करेंगे यहां पर। अब आते हैं सेकंड सेंटेंस पे। इसमें लिखा है द फील्ड्स आर वेट। वेट का मतलब होता है गीला, और फील्ड्स का मतलब होते हैं खेत। जो खेत हैं वो गीले हैं। देयर मस्ट हैव बीन लिटिल रेन लास्ट नाइट। मस्ट हैव बीन का मतलब है जरूर हुई होगी पिछली रात न के बराबर बारिश। मुझे बताओ, अगर पिछली रात न के बराबर बारिश हुई, बारिश न के बराबर हुई मतलब बारिश नहीं हुई, क्योंकि लिटिल का मतलब है नो। तो यहां पर अगर मैं नो लिख दूं लिटिल के स्थान पर, क्योंकि लिटिल का अर्थ होता है नो, तो क्या अर्थ हो जाएगा, नो रेन लास्ट नाइट, पिछली रात कोई बारिश नहीं।
तो अगर पिछली रात कोई बारिश नहीं हुई तो ये जो खेत हैं ये गीले कैसे हो गए, वेट कैसे हो गए, ये सोचने वाली बात है। तो अगर खेत गीले हैं, वेट का मतलब गीला है, तो मतलब बारिश तो हुई है, थोड़ी सी हुई हो लेकिन हुई तो जरूर है, उससे गीले हो गए खेत। तो यहां पर लिटिल नहीं, क्या होगा, ए लिटिल। बात समझी आई आपको? मैं फिर से समझाता हूं। अगर बारिश नहीं हुई होती पिछली रात तो क्या खेत गीले हुए होते? नहीं हुए होते। तो इसलिए मैं यहां पे लिटिल रेन नहीं लिखूंगा। रेन अनकाउंटेबल नाउन है बच्चों, ये जो रेन है ना ये अनकाउंटेबल नाउन है। और मैं इससे पहले लिटिल नहीं ए लिटिल लगाऊंगा, क्योंकि बारिश हुई है तो गीले हो गए खेत। बस क्या हो गए? गील। ज्यादा तेज बारिश नहीं हुई कि पूरा खेत भर गया हो, उससे थोड़ी सी हुई जिससे गीले हो गए खेत। अब आते हैं अगले सेंटेंस, आई कैन नॉट मेक टी, मैं चाय नहीं बना सकता। एज मतलब क्योंकि, ये कंजंक्शन है। क्या है ये बच्चों कंजंक्शन है, क्योंकि देयर इज अ लिटिल मिल्क, क्योंकि दूध, कुछ दूध है। बच्चों मुझे बताओ, मैं चाय कब नहीं बना सकता? कब चाय नहीं बन सकती? दूध होगा तब या दूध नहीं होगा तब? ऑब्वियसली बात है कि जब दूध नहीं होगा तो चाय बनेगी कैसे? मतलब मैं चाय नहीं बना सकता क्योंकि दूध नहीं है। तो यहां पर ए नहीं होना चाहिए, हमें यहां पर नेगेटिव मीनिंग देना है, क्योंकि हम यहां कह रहे हैं कि चाय नहीं बना सकते क्योंकि दूध नहीं है, तो ए नहीं आएगा इधर। बात समझ में आ गई आपको? क्लियर है क्या? हां, अगर मैं कहता कि मैं केवल 1 कप चाय ही बना सकता हूं, क्या बना सकता हूं? केवल 1 कप चाय। जैसे मैं कहूं कि आई कैन मेक ओनली अ कप ऑफ टी बिकॉज देयर इज ए लिटिल मिल्क, क्योंकि मैं 1 ही कप चाय बना सकता हूं क्योंकि दूध थोड़ा है तो सही दूध, लेकिन 1 कप चाय ही बन सकती है। यहां पे क्या कह रहा है? मैं चाय नहीं बना सकता क्योंकि दूध नहीं है, तो ए नहीं आएगा यहां पर। क्या आएगा? सिर्फ लिटिल होना चाहिए। चलिए अगले सेंटेंस पे आते हैं, शी हैज स्क्वेंडर्ड। बच्चों स्क्वेंडर एक वर्ब होती है, SQUANDER, ये एक वर्ब है। इसका अर्थ होता है पैसे को बर्बाद करना, पैसे को फिजूल खर्च उड़ा देना। तो शी हैज स्क्वेंडर्ड, उसने पैसा बर्बाद कर दिया, खर्च कर दिया। द लिटिल मनी, जो कुछ थोड़ा बहुत पैसा उसके पास था। यहां पे लिटिल से पहले द आया है, इस बात को समझना आप। कब आता है लिटिल से पहले द? जब उसके बाद में एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो। यह भी बहुत शानदार ट्रिक है दोनों में, यानी फ्यू और लिटिल, इन दोनों की ट्रिक बच्चों क्या है? इन दोनों की ट्रिक बिल्कुल सेम है। आगे सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए, तब हम लिटिल और फ्यू से पहले क्या लगाते हैं? द। तो यहां पर आगे सब्जेक्ट मेरे पास क्या है? शी, और वर्ब क्या है? हैड। तो लिटिल से पहले क्या लगा दिया बच्चों? द लगा दिया, बिल्कुल करेक्ट है। अब आते हैं 5th सेंटेंस पे, वेरी लिटिल टाइम इज लेफ्ट, बचा है, बहुत कम समय बचा है। बहुत ही कम मात्रा में वेरी लिटिल का मतलब होता है, तो बहुत ही कम मात्रा में समय बचा है टू कैच द ट्रेन, ट्रेन को पकड़ने के लिए। इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। मैंने आपको लिटिल और फ्यू ये दोनों के कॉन्सेप्ट्स पढ़ा दिए। अब मैं इनके ऊपर आपको क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन अब हम करेंगे, शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको लिख लो वीडियो को पॉज करके। चलिए अब शुरू करते हैं इनके ऊपर हम क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ गया है, बताइए इसमें कहां एरर है। आराम से सोचो, ए पार्ट में एरर है या बी पार्ट में एरर है या फिर सी पार्ट में एरर है? कौन से पार्ट में एरर है? आराम से सोचिए, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं है हमारे पास। धीरे धीरे समय लो और आराम से सोच के बताओ कि कौन से पार्ट में एरर है। आराम से सोचो क्वेश्चन को और सोच समझ के जवाब दो। बच्चों सारे बच्चे आंसर देंगे, शाबाश, सब बच्चे आंसर देंगे, बहुत बढ़िया। एवरीबॉडी विल गिव द आंसर। अब मैं चाहता हूं कि सारे बच्चे बोर्ड पे देखें। अब मैं ये क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करता हूं, समझाता हूं। देखो बच्चों, यहां पे लिखा है
वी हैड अ लिटिल फूड टू ईट, खाने के लिए हमारे पास न के बराबर भोजन था। सो इसलिए, सो का मतलब है यहां पर इसलिए हम बाहर गए। हम बाहर क्यों गए? क्योंकि हमारे पास, चलिए हम बाहर कब जाते हैं खाना खाने? जब हमारे घर में भोजन नहीं हो, तभी तो हम बाहर जाएंगे। अगर घर में ही भोजन है तो हम बाहर क्यों जाएंगे? तो यहां पर बच्चों क्या कह रहा है कि हमारे पास ए लिटिल फूड था। अगर भोजन था, ए लिटिल का मतलब भोजन है, पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है, भोजन है, ये नहीं कह रहा कि नहीं है, भोजन तो है। तो फिर बाहर क्यों गए? बाहर इसलिए गए हैं क्योंकि भोजन नहीं है। यहां से ए हटेगा और क्या बन जाएगा? वी हैड लिटिल फूड, ना के बराबर भोजन था हमारे पास, इसलिए हम बाहर गए। समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन? यहां पर ए इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि भोजन नहीं है, नेगेटिव मीनिंग आ रहा है, इसलिए वो बाहर गए थे खाना खाने के लिए। चलिए अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पे आया, बताइए इसमें कहां एरर है? विच पार्ट हैज द एरर? बच्चों आराम से क्वेश्चन का आंसर दो, आराम से क्वेश्चन का आंसर दो और सोचो समझो। पहले सारे बच्चे जवाब देंगे, सब बच्चे जो भी इस क्लास को देख रहा है, मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर दे, सोच समझ के जवाब दे इसका। अब मैं ये क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करूंगा, सारे बच्चे बोर्ड पे आ जाओ। क्या लिखा है यहां पर? लिटिल करेज, करेज का मतलब होता है साहस, और लिटिल का मतलब न के बराबर, न के बराबर साहस की आवश्यकता है। इज रिक्वायर्ड का मतलब आवश्यकता है। टू फेस का मतलब होता है सामना करना, सामना करने के लिए। बिग प्रॉब्लम्स, बड़ी समस्याओं की इन लाइफ। मुझे बच्चों ये बताओ, जिंदगी में जब बड़ी समस्याएं आती हैं तो उनके लिए साहस की आवश्यकता होती है या नहीं होती? बिल्कुल होती है। जिंदगी में साहस की जरूरी होती है जब कोई भी बड़ी समस्या हमारे सामने आती है। तो मुझे यहां पे क्या लगाना है? लिटिल नहीं, क्या लगाना है? ए लिटिल, क्योंकि साहस चाहिए। हम ये नहीं कहेंगे कि साहस की जरूरत नहीं होती बड़ी समस्याओं का सामना करने के लिए, अरे चाहिए होता है, चाहे थोड़ा ही साहस चाहिए, लेकिन बच्चों चाहिए। तो यहां हम लिटिल नहीं क्या लगा देंगे? ए लिटिल लगा देंगे। ये चीज आप सबको क्लियर हो गई, समझ में आ गई ना बच्चों? वाई या एन लिख के कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए बच्चों। मैं आपको कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं हो जाएगा ना, मैं आपको तब तक पढ़ाता रहूंगा, ठीक है? मैं आप अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा प्रत्येक कॉन्सेप्ट को, और अच्छे से एक्सप्लेन करके वो समझाऊंगा। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए बताइए इसमें कहां एरर है? विच पार्ट हैज द एरर? कौन से पार्ट में एरर है? आराम से सोचो समझो और फिर उसके बाद जवाब दो। आराम से सोचो समझो फिर उसके बाद जवाब दो। एवरीबडी विल गिव द आंसर, नोबडी विल सिट क्वाइट। नाउ आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन टू यू गाइज। आइए सभी बोर्ड पे देखिए, यहां मैंने लिखा है माई टाउन इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है मेरा टाउन, एंड देयर इज नथिंग टू विजिट हियर, और यहां पर घूमने के लिए कुछ है भी नहीं। छोटा टाउन है, घूमने के लिए कोई है भी नहीं। तो ए फ्यू टूरिस्ट कम हियर, ए फ्यू का मतलब हुआ कुछ, कि कुछ टूरिस्ट यहां पर आते हैं। मुझे बताओ, अगर मेरा टाउन बहुत छोटा है, घूमने की जगह, विजिट का मतलब घूमना होता है, और घूमने की जगह भी नहीं है, तो क्या टूरिस्ट वहां पर आएंगे? नहीं आएंगे, ना के बराबर टूरिस्ट आएंगे वहां पर। तो यहां पर ए नहीं होना चाहिए, यहां पर क्या आएगा? फ्यू टूरिस्ट कम, यानी टूरिस्ट नहीं, ना के बराबर टूरिस्ट आएंगे। मुझे यहां पे नेगेटिव मीनिंग चाहिए। क्या मीनिंग चाहिए? नेगेटिव मीनिंग। तो मैं यहां से क्या हटा दूंगा? ए हटा दूंगा बच्चों, क्योंकि अगर मैं ए फ्यू लगाता हूं तो इसका अर्थ होता है कि कुछ टूरिस्ट आते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि कुछ भी नहीं है, नथिंग टू विजिट, देखने का कुछ भी नहीं है, बहुत छोटा है, तो टूरिस्ट क्यों आएंगे? नहीं आएंगे टूरिस्ट, इसलिए ए हटाया। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन समझ में आ गया ना? वाई या एन लिख के कमेंट बॉक्स में डाल दो अगर क्वेश्चन समझ में आ चुका है। अब अगला सवाल करते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पे आ गया ना। इस क्वेश्चन को समझो और जवाब दो। इस क्वेश्चन को समझो और जवाब दो। इस क्वेश्चन को समझो और जवाब दो कि यहां कहां आंसर है। आराम से क्वेश्चन को समझो और फिर जवाब दो उसके बाद, ठीक है? सारे बच्चे आंसर देंगे। एवरीबॉडी विल गिव द आंसर। वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू गाइज। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं सबके सब।
अब सभी बच्चे बोर्ड पे देखिए, मैं एक क्वेश्चन आपको समझाता हूं। यहां पे लिखा है नोबडी नोज, कोई नहीं जानता, दैट की आई हैव, मेरे पास हैं कुछ न के बराबर दोस्त। बच्चों यहां पे कह रहा है कि कोई नहीं जानता कि मेरे पास न के बराबर दोस्त हैं ना। ये सेंटेंस बच्चों क्या है? नो एरर है। क्या है ये? नो एरर। रीजन बताता हूं। मैं यहां पर आई हैव फ्यू फ्रेंड्स भी लिख सकता हूं और आई हैव ए फ्यू फ्रेंड दोनों लिख सकता हूं, क्योंकि यहां पर हम कह रहे हैं कि कोई नहीं जानता कि मेरे पास न के बराबर दोस्त है, या अगर मैं इफ लगाता हूं तो मेरे पास कुछ दोस्त हैं। तो मीनिंग दो अलग अलग आएंगे, लेकिन दोनों से ही सेंटेंस क्या बनेगा? बिल्कुल करेक्ट बनेगा। मैं चाहे ए लिखूं फ्यू लिखूं। मैं सेंटेंस समझाता हूं। कोई नहीं जानता कि मेरे पास न के बराबर दोस्त हैं। दूसरा मीनिंग है कोई नहीं जानता कि मेरे पास कुछ दोस्त हैं। दोनों से मीनिंग करके मैंने बता दिया और दोनों ही करेक्ट हैं। अब जरा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देखिए जरा, बताइए इसमें कहां एरर है। आराम से सोचो समझो, उसके बाद इसका जवाब दो। ठीक है, आराम से समय लो, सारे बच्चे जवाब देंगे बच्चों। एवरीबॉडी जो भी इस क्लास को देख रहा है विल गिव द आंसर। सोचिए समझिए। आप ये देखिएगा कि यहां पर लिटिल के बाद लिटिल का यूज नेगेटिव सेंस में है या पॉजिटिव सेंस में है, या उसके बाद आगे जाकर सब्जेक्ट है, वर्ब है, ये सारी चीज चेक करना है आपको। ठीक है, देखो समझो फिर उसके बाद में जवाब दो। ठीक है, देखो समझो फिर उसके बाद जवाब दो। वेरी गुड बच्चों, बहुत शाबाश शाबाश। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू गाइस, बहुत अच्छा कर रहे हो। रेगुलर क्लास में रहने का यही फायदा होता है। अगर आप रेगुलर क्लास में हो तो यही बेनिफिट होता है। अब सारे बच्चे जरा बोर्ड पे आ जाओ, मैं इस क्वेश्चन को आपको समझाता हूं। यहां पे लिखा है लिटिल नॉलेज ऑफ प्लेइंग फुटबॉल दैट शी पोजेस। लिटिल के बाद अनकाउंटेबल नाउन है, चलिए ये तो हो गया बिल्कुल सही। अब इससे पहले, लिटिल से पहले यहां पर ए आएगा या फिर द आएगा या फिर कुछ भी नहीं आएगा ना। एक बात ये समझना कि मैं क्या कह रहा हूं कि लिटिल नॉलेज ऑफ प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल खेलने की थोड़ी बहुत जो नॉलेज शी पजेस्ड। बच्चों ये वो सब्जेक्ट है जो आगे जाकर आया है और यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अगर लिटिल के बाद अनकाउंटेबल नाउन है और आगे जाकर उसके बाद में एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो, ये सब्जेक्ट है शी और ये वर्ब है। अच्छा, सब्जेक्ट से पहले दैट आ सकता है बच्चों, ध्यान रखना। ये जो दैट होता है ना, इसको मैं सेंटेंस में एज ए कंजंक्शन लिखूं या ना लिखूं कुछ फर्क नहीं पड़ता बच्चों, ध्यान रखना। हमेशा दैट का यूज सेंटेंस में हो या नहीं हो, सेंटेंस में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां पर मैं लिटिल से पहले दा लगाऊंगा क्योंकि आगे मेरे पास सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों? दा। जिन बच्चों ने दा आंसर दिया है बच्चों शाबाश, और जिनका अगर गलत भी आया है ना तो कोई बात नहीं बच्चों, इसी क्लास में एरर कर रहे हो, एग्जाम में तो नहीं हो रही ना। जो भी एरर करनी है वो यहां करनी है, यहां से सीख के जाना है, एग्जाम में एरर नहीं होनी चाहिए। चलिए अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है। बताइए इसमें कहां एरर है? विच पार्ट हैज द एरर? कौन से पार्ट में एरर है, कौन से पार्ट में गलती है? समझो इसको और सोच समझ के जवाब दो। समय लो, कोई बात नहीं, सीखने का समय यही है, यही समय सीखने का है। जितना इस क्लास में सीखोगे ना उतना ही जाके आपको एग्जाम में इजी होगा। ठीक है, जितना कठिन संघर्ष उतनी ही शानदार क्या होगी? जीत होगी हमारी। जितना कठिन संघर्ष उतनी ही शानदार जीत होगी हमारी। सेंटेंस को समझो और फिर उसके बाद में जवाब दो। ठीक है, सेंटेंस को समझो और फिर उसके बाद में जवाब दो। आराम से सोचो समझो। ठीक है, और फिर सारे बच्चे जवाब देंगे। एवरीबडी विल गिव द आंसर। जो भी बच्चा इस क्लास को देख रहा है ना वो आंसर देगा। अब मैं आपको ये क्वेश्चन समझाता हूं। आ जाओ प्यारे बच्चों, सब बोर्ड पे आ जाओ। रोहित इज सीनियर टू मी। सो रोहित मेरा सीनियर है, लेकिन ही हैज, बट का मतलब लेकिन ही हैज ए फ्यू फ्रेंड्स, लेकिन उसके पास कुछ दोस्त हैं। बच्चों इस सेंटेंस का मतलब समझो, क्या कह रहा हूं मैं कि जो रोहित है ना वो मेरा सीनियर है, मेरा सीनियर मतलब मैं उसका जूनियर हूं, लेकिन उसके पास अब ये बट लगाकर मैंने सेंटेंस को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, यानी सेंटेंस को बना दिया अपोजिट।
इस सेंटेंस, पहले वाले सेंटेंस का मतलब रोहित मेरा सीनियर है, मतलब उसमें कुछ खास बातें होंगी जो मेरे अंदर नहीं है। तो लेकिन क्या कहना चाह रहा है, लेकिन उसके पास कुछ दोस्त हैं, या फिर ये कहना चाह रहा है कि लेकिन उसके पास न के बराबर दोस्त है। सीनियर है मेरा लेकिन दोस्त नहीं है उसके पास, ये कहना चाह रहा है कि वो मेरा सीनियर है, लेकिन कहकर उल्टी बात कर, लेकिन उसके पास, मेरा सीनियर है लेकिन उसके पास कुछ चीजें नहीं है। तो मतलब आगे नेगेटिव बात कर रहे होंगे कि सीनियर तो है मेरा पर ये चीजें उसके पास नहीं है, तो इसलिए हम यहां पर ए नहीं लगाएंगे। क्या, ए हटा देंगे यहां से, केवल क्या लगाएंगे, फ्यू फ्रेंड्स। बिकॉज बट की वजह से हुआ है, किसकी वजह से, बट की वजह से यहां पर ऐसा हुआ है कि यहां पे नेगेटिव सेंस आ रहा है आगे वाले में, इसलिए हम यहां पे ए हटाकर केवल क्या कर देंगे, फ्यू। और इतना आपको मालूम है कि फ्यू से नेगेटिव मीनिंग आता है और जो ए फ्यू है उससे हमेशा पॉजिटिव मीनिंग आता है। चलिए अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, देखिए आपकी स्क्रीन पे आ गया, बताइए इसमें कहां एरर है, कौन से पार्ट में एरर है, आराम से समझो और फिर उसके बाद में जवाब दो। When I opened the bag, I found a few napkin in it. When I opened the bag, ये क्वेश्चन है, समझो इसको आराम से, धीरे धीरे पढ़ो क्वेश्चन को, ये समझो कि कहना क्या चाह रहा है, पूछना क्या चाह रहा है। यहां पर पूछना क्या चाह रहा है ये समझिएगा आप, ठीक है। आप ये देखना कि ए फ्यू आएगा, द फ्यू आएगा, आप उसके बाद में नाउन भी चेक करना कि नाउन गलत है या सही है, ठीक है। सारी चीजें समझकर जवाब देना। अब सारे बच्चे बोर्ड पे आ जाओ, मैं एक क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करता हूं। जब मैंने ओपन द बैग, अपना बैग खोला, आई फाउंड, मैंने पाया, ए फ्यू नैपकिन इन इट, उसके अंदर कुछ नैपकिन मिले मुझे। ए फ्यू का मतलब होता है कुछ, इसके बाद आने वाली नाउन कैसी होती है, प्लूरल नाउन होती है। कैसी, प्लूरल। तो यहां नैपकिन बच्चों क्या है, सिंगुलर है, ये गलत है। यहां पे क्या होना चाहिए, नैपकिन्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यहां पर नैपकिन्स होना चाहिए। ध्यान रखना इस बात का, क्लियर है क्या। एक बात और बता दूं बच्चों कि जब भी फ्यू और लिटिल सब्जेक्ट में आएंगे, तो अगर फ्यू आया तो वर्ब होगी प्लूरल, और अगर लिटिल आया तो वर्ब होगी सिंगुलर। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको इसके बाद में अब एक और कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं बच्चों, देखिए अगला कॉन्सेप्ट क्या है। लेकिन उससे पहले मैं ये आपसे कुछ बात करना चाहता हूं कि बच्चों ये जो क्लासेस हमारी चल रही है ना, अभी और भी चलेंगी आगे। बस आपका प्यार और आपका जो सपोर्ट है इसी तरह से देते रहो, ताकि मेरे अंदर और रत्नेश सर के अंदर जो एनर्जी है वो इसी तरह से बनी रहे और हम आपको बहुत अच्छा पढ़ा सके ना। एक बात और कि जैसे हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं, हमारी कोशिश है कि वैसा ही आपको ऑनलाइन भी पढ़ाएं, इनमें कोई डिफरेंस ना रखें, बल्कि आपको ज्यादा ही दें। अभी आपको ऑनलाइन में हम आपको ज्यादा दें, कुछ अपडेट करके देने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ऑफलाइन में क्लास लेते थे लेकिन ऑनलाइन नहीं आ रहे, तो मेरा उनसे एक मैसेज है बच्चों कि कुछ भी मिस मत करो। जो मैं आपको ऑफलाइन में पढ़ा रहा था उससे भी ज्यादा मैं आपको यहां पे अपडेट करके चीजों को पढ़ा रहा हूं, तो डोंट मिस दीज थिंग्स, क्योंकि यही वो चीजें हैं जो हमें एग्जाम्स में सिलेक्शन दिलवाएंगी। कैसा भी एग्जाम आ जाए, किसी भी तरह का टफ एग्जाम आ जाए। अभी आपने शायद देखा होगा कि पहले जो 2018 का जो पेपर हुआ था उसमें एक शिफ्ट इजी थी, एक शिफ्ट टफ थी। तो जो इजी शिफ्ट थी उसमें कितनी प्रॉब्लम्स आ गई थी, और जो टफ शिफ्ट थी उसमें कितनी प्रॉब्लम्स आ गई थी। तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए हम उसके लिए तैयार रहे, टफ से टफ क्वेश्चन भी आ जाएगा ना उसके लिए रेडी रहें। हमको सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, एक भी नहीं छोड़ना है। चलिए अब हम अगला कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। देखिए हमारा अगला कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट यह है कि अगर आपको सब्जेक्ट में क्या दिखाई दे, ऑल, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। कैसी वर्ब आएगी बच्चों, सिंगुलर। ये नया कॉन्सेप्ट है हमारा। अगर ऑल दिखाई दे सब्जेक्ट में तो सिंगुलर वर्ब होगी, लेकिन ये ध्यान रखना कि वहां पर ऑल का मीनिंग होना चाहिए एवरीथिंग। क्या होना चाहिए, एवरीथिंग। अगर ऑल सब्जेक्ट में हो तो प्लूरल वर्ब भी लगा सकते हो, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि वहां पे ऑल का प्रयोग किसके लिए होगा, पीपल के लिए, यानी लोगों के लिए। अगर ऑल का यूज किया गया है तो वर्ब लगाएंगे प्लूरल, और अगर ऑल का मीनिंग है एवरीथिंग मतलब सब कुछ, तो हम वर्ब लगाएंगे सिंगुलर। बात समझ में आ गई। चलिए अब आगे आते हैं। ऑल के बाद अगर आपको ऑफ दिखाई दे
तो उसके बाद में प्लूरल नाउन होगी और आगे वर्ब कैसे लगाएंगे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे, प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है ये बात सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि ऑल से पहले नॉट लिखा होता है, नॉट ऑल, फिर उसके बाद में नाउन आती है। अब वर्ब कैसे आएगी बच्चों? जैसी नाउन होगी वैसी ही क्या लगा देंगे, वर्ब लगा देंगे। अगर ये सिंगुलर नाउन हुई तो सिंगुलर वर्ब, और अगर ये प्लूरल नाउन हुई तो हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। आपको देखिए एग्जांपल लेता हूं। मैंने लिखा ऑल इज वेल और दूसरा सेंटेंस लिखा मैंने ऑल आर वेल। यहां पर सब्जेक्ट में ऑल है, दोनों ही सब्जेक्ट में ऑल दिया हुआ है और दोनों के साथ मैंने इज और आर लगाया हुआ है। दोनों करेक्ट है। कैसे? क्या कहा मैंने? ऑल का यूज एवरीथिंग के लिए हो तो सिंगुलर, पीपल के लिए हो तो प्लूरल। ध्यान से देखो, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल का मतलब क्या हुआ? सब कुछ ठीक है। ऑल इज वेल का अर्थ होता है एवरीथिंग इज ऑल राइट, करेक्ट है, बढ़िया है। तो यहां पे ऑल का प्रयोग होता है एवरीथिंग के लिए, चीजों के लिए, सब चीजों के लिए ना। ऑल नीचे का मतलब क्या है? सारे ठीक हैं। यहां पर ऑल का मतलब क्या है? सारे। सारे का मतलब यहां इंसानों की ओर इशारा किया जा रहा है। तो अगर ऑल का यूज इंसानों के लिए हो, ऑल आर वेल का मतलब सब ठीक है, सब ठीक है, सब का मतलब सारे ठीक है, कौन? इंसान। और ऑल इज वेल का मतलब सब कुछ ठीक है। यहां पर ऑल का मतलब क्या है? सब कुछ, और यहां पर ऑल का मतलब है सारे। तो यहां एवरीथिंग के लिए यूज हुआ है ऑल का, और यहां पर ऑल का यूज किया है पीपल के लिए। किसके लिए? पीपल के लिए। ध्यान रखना इस बात का, समझो। समझ रहे हो ना? वाई या एन लिख के कमेंट बॉक्स में डालते रहो कि चीजें हमको समझ में आ रही है सर, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो आप। तो यहां पर ऑल इज वेल और ऑल आर वेल बोथ आर करेक्ट। अब मैं इनके ऊपर भी सेंटेंस कराता हूं ये वाला। जैसे मैंने लिखा यहां पर ऑल ऑफ द बॉयज, सारे लड़के, आर मिसिंग, गायब है, सारे लड़के गायब हैं। तो ऑल के बाद में प्लूरल नाउन, तो वर्ब कैसी आ गई? प्लूरल आ गई। क्लियर सभी को? अब इस पे समझा देता हूं कि नॉट ऑल द बॉयज आर मिसिंग, सारे लड़के मिसिंग नहीं है। तो यहां पे नॉट ऑल के बाद में नाउन कैसी है बच्चों? प्लूरल। तो वर्ब कैसी लगा दी हमने? प्लूरल। जैसी नाउन होगी हम वैसा ही वर्ब लगाएंगे। अब मैं इनके ऊपर भी आपको कुछ क्वेश्चन करवाने वाला हूं। एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी नोटबुक में लिख लो, फिर क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर। अब मैं इन पे क्वेश्चन करवाता हूं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया। बताइए इसमें कहां एरर है? इसमें लिखा है Nobody knew that all the luggage were confiscated by the officials. Nobody knew that all the luggage. बताओ बच्चों, which part is the error? कौन से पार्ट में एरर है? सारे बच्चे जवाब दो, सब बच्चे आंसर देंगे इसका। Which part has the error? कौन से पार्ट में एरर है? Which part? A, B, C, D. आराम से सोचो, आराम से सोचिए क्वेश्चन को और जवाब दीजिए। आराम से सोचो और फिर उसके बाद में जवाब दो। ऑल द लगेज। आराम से सोचो फिर उसके बाद में जवाब दो कि आंसर क्या होगा। बच्चों यहां पे कॉन्फिस्केटेड लिखा हुआ है, इसका मीनिंग है जब्त करना। क्या होता है? जब्त करना, जब्त करना। ठीक है, ऑल द। अब मैं आपको ये क्वेश्चन बच्चों बोर्ड पे समझा दो। आ जाओ सारे बच्चे बोर्ड पे आ जाओ, एक्सप्लेन करता हूं इस क्वेश्चन को आपके लिए। देखिए क्या लिखा है? नोबडी न्यू। ये एक क्लॉज है। क्या है? क्लॉज। उसके बाद में दैट लगा। आपको मालूम है कि जो दैट होता है एक कंजंक्शन होता है। क्या होता है? कंजंक्शन, जो दो क्लॉज को जोड़ता है। पहला वाला क्लॉज नोबडी न्यू, दूसरा वाला क्लॉज ऑल द लगेज। दूसरे क्लॉज में सब्जेक्ट आएगा और वर्ब आएगी। इस क्लॉज का सब्जेक्ट कौन है? ये रहा ऑल द लगेज। और वर्ब क्या है मेरे पास? वर। ऑल के बाद में नाउन कैसी है ये बताओ। ऑल के बाद में लगेज जो नाउन है ये अनकाउंटेबल नाउन है बच्चों। लगेज और बैगेज ये अनकाउंटेबल नाउन होती हैं, ध्यान रखना। दे आर अनकाउंटेबल नाउन। और इनके अकॉर्डिंग जो वर्ब आएगी वो कैसी होगी? वो होगी सिंगुलर
तो यहां पे वर क्या कर देंगे, वॉज कर देंगे। यहां पर बात समझ में क्लियर हो गई। लगेज और बैगेज बोथ आर अनकाउंटेबल नाउन। ऐसी बहुत सारी अनकाउंटेबल नाउन है, जब हमारा आगे मैं पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, कौन कौन सी नाउन अनकाउंटेबल है, कौन सी प्लूरल सिंगुलर, ये सब मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी कराऊंगा और उनके ऊपर वर्ब कैसी आती है ये भी समझाऊंगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, देखिए आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। बताइए इसमें कहां एरर है, विच पार्ट हैज द एरर, कौन से पार्ट में एरर है। इसमें लिखा है नॉट ऑल एनिमल्स हैज 4 legs, नॉट ऑल एनिमल्स हैज 4 legs, मतलब सभी जानवरों के 4 टांगे नहीं होती हैं, यानी सभी जो जानवर हैं उनके सबके 4 टांगे नहीं होती हैं। तो बताइए इसमें कहां एरर है, विच पार्ट हैज द एरर, कौन से पार्ट में एरर होगी। आराम से सोचो समझो, फिर उसके बाद जवाब दो, ठीक है। अब मैं ये क्वेश्चन आपको, आ जाइए सब बच्चे बोर्ड पे, मैं क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करता हूं, देखिए जरा। इसमें लिखा है नॉट ऑल और इसके बाद में नाउन क्या है, प्लूरल। मैंने अभी बताया कि नॉट ऑल के बाद में जैसी नाउन होगी हम वैसे ही क्या लगा देंगे, वैसे ही वर्ब लगा देंगे। तो यहां पर सिंगुलर वर्ब है मेरे पास क्या, हैज, तो वर्ब कैसी आ जाएगी, प्लूरल आ जाएगी। तो यहां पे हो जाएगा हैव, क्योंकि एनिमल्स प्लूरल नाउन है। बात समझ में आई। नॉट ऑल के बाद में प्लूरल नाउन आई तो आगे वर्ब कैसी लगा दी, प्लूरल लगा दी हमने। तो बच्चों ये मैंने आज आपको 3 कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए, ठीक है। आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। मैंने इतने सारे क्वेश्चंस भी दिए आपको, सारे कॉन्सेप्ट्स को और क्वेश्चंस को लिखते जाओ। मैं अब इन क्वेश्चंस की और जो 1-2 क्लास पिछली थी बच्चों, सबकी पीडीएफ में टेलीग्राम पे डाल दूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस पर क्लिक करना और वहां पर जाके आपको पिछली वीडियोस की भी पीडीएफ मिल जाएगी। अगर कोई बच्चा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो मैं कहूंगा बच्चों ज्वाइन कर लो फटाफट, ताकि मैं जो भी इंफॉर्मेशन, कुछ भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, कुछ भी नोट्स होते हैं ना, मैं सारे वहां पर आपको प्रोवाइड कर सकूं। चलिए आज की क्लास इसी नोट पर फिनिश करते हैं गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लास। बाय बाय।